अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएम रात। रिसेंटली इमर्ज होने वाली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अपने नंबर 17 स्क्वाड्रन यानी कि टाइगर्स को नंबर प्लेट कर रहा है और नंबर प्लेट करने के बाद इनमें नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा। तो फाइनली हम एक सिलसिला शुरू होता देख चुके हैं जिसमें पाकिस्तान अपने पुराने F7 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने की तरफ जा रहा है। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 50 या उससे ज्यादा F7 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं और इस थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट को आने वाले वक्त में क्या ड्रोन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसा यूएस करता है टेस्ट एंड वैल्यूएशन के लिए, या इवन यूक्रेन ने भी किया है रूस के खिलाफ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्क्वाड्रन जब नंबर प्लेट किया जाता है तो उसका मकसद क्या होता है। दोस्तों, नंबर 17 स्क्वाड्रन को जब नंबर प्लेट किया गया है तो अब बेसिकली इसमें मौजूद F7 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं रहेंगे और उनको फ्लाई नहीं करवाया जाएगा। अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इस नंबर 17 स्क्वाड्रन में नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाएंगे और ये पहले की तरह ही अपने ऑपरेशंस बहाल रखेगा। करंटली ये पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावर एयरबेस पर डिप्लॉय है स्क्वाड्रन, और सेम ये सिचुएशन वैसी ही है जैसे नंबर 8 स्क्वाड्रन को पहले नंबर प्लेट किया गया, उसके मिराजेस को रिटायर किया गया, देन उसमें GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया। अब इसी तरह नंबर 17 स्क्वाड्रन के F7s को रिटायर कर दिया गया है या आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है और इसके बाद इनमें इंडक्ट किए जाएंगे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट। और अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है कि 40 से कुछ ज्यादा GF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है और मजीद एयरक्राफ्ट भी प्रोडक्शन में है। तो जो आने वाले यूनिट्स होंगे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के और कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स वो इस नए स्क्वाड्रन में प्लेस किए जाएंगे। नंबर 17 स्क्वाड्रन इससे पहले सरगोदा एयरबेस पर भी डिप्लॉय रह चुका है। 1965 में F-86 फाइटर जेट ये स्क्वाड्रन ऑपरेट करता था और रन ऑफ कच्छ के कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने काफी ज्यादा कॉम्बैट सॉर्टीज उड़ी हुई हैं क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। और इस स्क्वाड्रन का एक F-86 इंजन फेलियर की वजह से क्रैश भी हुआ था 1965 के ईरा में। फिर 1971 में अगर आ जाए 1971 की वॉर में, तो उस जंग में 337 कॉम्बैट सॉर्टीज इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन ने फ्लाई की थी और मल्टीपल एरियाज में इंडियन मिलिट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। फिर सोवियत ईरा में भी इस स्क्वाड्रन ने काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, जहां इन्होंने 682 कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स सरंजाम दिए थे जिनमें 238 और स्क्रैम्बल थे और उस वक्त ये समूली एयरबेस पर भी डिप्लॉय रह चुके हैं। तो बेसिकली इनका एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट चेंज होता आया है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आने के बाद ये किस एयरबेस पर डिप्लॉय होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी शायद ये पेशावर एयरबेस पर ही रहेंगे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नंबर 26 स्क्वाड्रन मौजूद है जिसमें GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है और हमें नंबर 17 स्क्वाड्रन में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सूरत में वहां एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉयड देखने को मिल सकता है, जिसके अभी काफी ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान अब F7 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है, इसके बाद F7 एयरक्राफ्ट के दो स्क्वाड्रन रह जाते हैं, एक नंबर 23 स्क्वाड्रन और एक नंबर 28 स्क्वाड्रन। और जब इन F7 एयरक्राफ्ट को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और जेट-NC एयरक्राफ्ट के साथ आने वाले कुछ सालों में रिटायर कर दिया जाएगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें ड्रोन्स में कन्वर्ट करती है या नहीं, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त अपने मैन्ड एयरक्राफ्ट को ड्रोन्स में कन्वर्ट करती है। F-16 का एक सेपरेट वेरिएंट है जिसे QF-16 ड्रोन प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें एक पूरे का पूरा एक F-16 है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं ये बगैर पायलट के उड़ रहा है और इसको जो ड्रोन में कन्वर्ट किया गया उसे कहा जाता है FSAT ड्रोन यानी कि फुल स्केल एरियल टारगेट ड्रोन। इसको अब क्या किया जाता है कि टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है। इसके तमाम कंट्रोल्स जमीन पर बैठा एक पायलट कंट्रोल करता है, सेम एज जिससे ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें अब रिसेंटली AI का यूज भी किया जा रहा है और F-16 के ड्रोन वेरिएंट ने अपने AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए मैन्ड F-16 को हराया हुआ है डॉग फाइट में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है जिसकी वजह से जो ड्रोन बेस्ड फाइटर जेट्स हैं उनकी अहमियत बढ़ चुकी है। सेम एज अब तुर्की भी आप देखेंगे वो किजलैल्मा को कितना एग्रेसिवली बना रहे हैं। चाइना ने भी इस तरह के मल्टीपल एयरक्राफ्ट अब रिसेंटली इंडक्ट किए हैं। इसी तरह इसका एक दूसरा यूज भी है जो यूक्रेन ने किया। यूक्रेन के पास वर्ल्ड वॉर ईरा के याक-52 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे जो उसके बाद भी यूज होते रहे, कोल्ड वॉर में भी यूज होते रहे। यूक्रेन ने ये तमाम एयरक्राफ्ट रिटायर करने के बाद इनको एक ड्रोन में कन्वर्ट किया, यानी कि ये अनमैन्ड तरीके से उड़ सकते हैं। इनमें बारूदी मवाद रखा और मल्टीपल रशियन एरियाज पर स्ट्राइक की, यानी कि ये एयरक्राफ्ट अपने टारगेट पर अपने आप को क्रैश करता था। और चूंकि इसमें पायलट तो है नहीं, सिर्फ बारूदी मवाद अच्छा खासा भरा होता था यूक्रेनियन मिलिट्री की तरफ से, तो उस रशियन
टारगेट को बहुत ज्यादा हैवी डैमेजेस पहुंचते थे। तो पाकिस्तान किस कॉन्टेक्स्ट में इन F7 एयरक्राफ्ट को ड्रोन्स में चेंज कर सकता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी अब दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज अप्लाई कर रहे हैं। ये टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। खास तौर पर एक सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है, जहां आप नॉर्मल ड्रोन्स को काउंटर करने की बजाय एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ते हैं, और उसमें अगर आप अपने AI बेस्ड एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं तो आप उन सॉफ्टवेयर्स की क्रेडिबिलिटी और एफिशिएंसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान ये करेगा या नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बट जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रही है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान इस चीज को भी ट्राई करेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।